मैं इवन जब होटल में ग्लास मांजता था और मुझे 20 रुपया पर डे मिलते थे और महीने के जब 600 रुपये मिलते थे तो मैं गोरेगांव वेस्ट से पैदल दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आना चाहता था, क्योंकि मैं वो 600 रुपया पहले उनके हाथ में रखना चाहता था, क्योंकि उनकी खुशी मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में। खास मुलाकात में हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएं जिनकी बातों का समाज पर असर हो, जिनकी बातें समाज सुनता हो। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुनील कुमार जी। एडवोकेट सुनील कुमार जी की बात करें तो अहम भूमिका निभाते मुंबई शहर में, या महाराष्ट्र की बात करें तो नजर आते हैं। कोरोना काल पिछले दिनों चला था, कोरोना काल में भी सुनील कुमार जी ने बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की थी। संस्था के माध्यम से कई अहम काम लोगों को, जरूरतमंदों को मदद करते हुए मुंबई शहर में सुनील कुमार जी नजर आए थे। आज उनसे ही हम चर्चा करेंगे, जानेंगे किस तरह वो लोगों से जुड़े रहते हैं और बड़ी मदद करते हुए मुंबई शहर में संस्था के माध्यम से नजर आते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर? एडवोकेट हैं आप जी, बड़े मुकाम आपने हासिल किया है, मुंबई जैसे शहर में कार्यरत हैं आप। संस्था दक्ष नागरिक संस्था के माध्यम से कोरोना काल में आपने जरूरतमंदों को बड़ी अहम मदद करते हुए नजर आए थे संस्था के माध्यम से आप। एक्चुअली ऐसा है कि जब ये कोरोना हुआ तो 2-4 दिन तो हम लोग सब घरों में बंद हो गए थे। उसके बाद जब मैंने देखा कि एक्चुअली मैं खुद ऐसे ही समाज से आता हूँ जहाँ पे 2005 में जब बाढ़ आ गई थी तो हम लोग भी ऐसे लाइन लगा के राशन लिया करते थे। तो जिस स्लम में मैं रहता था वहाँ पे मैंने सोचा कि काम करते हैं, चल के वहाँ के लोगों को मदद करते हैं। और वहाँ जब मैं गया तो वहाँ 100-125 लोग रहते हैं। उनको हम लोगों ने 20 किलो राशन सारे पैकेट बना के देना शुरू किया। लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि ये 100 लोगों की लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट तो बहुत बड़ी है, क्योंकि हम उनको दे रहे थे और बाहर लोग बहुत ज़्यादा खड़े थे। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि फिर हमसे जितना हुआ हमने किया। फिर उसके बाद मैंने पता नहीं दिमाग में, जहन में एक बात बैठी, और जो पुराना कर्ज है हमारे ऊपर, जो समाज का कर्ज है, हमको भी किसी एनजीओ ने पढ़ाया है, हमको भी कुछ लोगों ने जो ज़रूरतमंदों को मदद करते हैं उन्होंने हमको भी मदद की है। तो मुझे भी लगा कि अपार्ट फ्रॉम एडवोकेसी मुझे भी एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ से मैं लोगों को मदद कर सकूँ। तभी हम लोगों ने दक्ष नागरिक फाउंडेशन बनाया और इसके थ्रू हम लोगों ने कम से कम 3000 लोगों को कम से कम 3 महीने तक राशन वितरण किया। और सबसे अहम बात ये रही, मेरे वॉलंटियर्स या मेरे कलीग्स जो मेरे साथ थे, उन्होंने बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, जब वो एक समय था जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, फिर भी वो जान जोखिम पे रख के मेरे साथ आते थे। हम लोग झोपड़पट्टियों में जाके लोगों के घरों को वहाँ पे मुआयना करके उनको कूपन दे के बाकायदे उनको राशन बांटते थे। अब दक्ष नागरिक फाउंडेशन बना तो कोरोना में तो हमने बुरा समय देखा ही, लेकिन हमने इसको बहुत लॉन्ग टर्म इसमें एक टारगेट लिया है। एक्चुअली मैं खुद बहुत गरीबी तख्ते से आया हूँ। मैं खुद एक झोपड़पट्टी में रहता था। मुझे खुद एनजीओ ने 10वीं तक पढ़ाया हुआ है। मुझे बुक्स, नोटबुक्स, स्कूल की फीस सब दिया करती थी। तो मैंने सोचा कि मैं, अगर एक एनजीओ मुझे वकील बना सकती है तो मैं भी किसी को वकील, डॉक्टर या इंजीनियर बना सकता हूँ। तो वो जो समाज का जो ऋण है उसी को वापस करने का एक जरिया है दक्ष नागरिक फाउंडेशन। और इसी के माध्यम से मैंने भी 100 बच्चों को अभी गोद लिया है। हमारा भी टारगेट है कि हम 1000 बच्चों को गोद लें और उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा हमारी संस्था बेयर करे। दूसरी बात है कि हम समाज को मदद करना चाहते हैं, तो मैंने एक सोचा कि समाज को मदद करने में मुझे वही मदद करनी चाहिए जिसमें मैं खुद कुशल हूँ। और इसी के लिए मैंने एक योजना बनाई कि बहुत सारे लोग हैं जो कानूनी प्रक्रियाओं में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वकीलों की बड़ी फीस नहीं दे पाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पैसे न देने की वजह से अपने केस को, अपनी बात को न्यायपालिका के सामने रख नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमने अब एक योजना बनाई है कि हम अपने संस्था में उन लोगों को जिनके ऊपर झूठा केस, झूठी तरीके से फंसाया गया है, जो गरीब हैं, जो वकीलों को और केस के खर्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको हमने मदद करने का भी एक जरिया बनाया है। उनको हम मेंबर लेते हैं, उनका एक नॉमिनल फीस लेते हैं और उस फीस के बदले उनको 1 साल तक कानूनी प्रक्रियाओं में हम मदद करते हैं। तो इस खास मुलाकात में हमसे चर्चा कर रहे हैं सुनील कुमार जी, जो कि एडवोकेट हैं, दक्ष नागरिक फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं।
संस्था के माध्यम से कई अहम काम करते नज़र आते हैं। सर, आपने झुग्गी झोपड़ी की बात की है, झुग्गी झोपड़ी में आप रहे हैं, ऐसा आपका कहना है। भली भांति जानते हैं झुग्गी झोपड़ियों में किन मुश्किलात का लोगों को या स्कूली बच्चों को सामना करना पड़ता है। तो आपके माध्यम से, जैसे आपने कहा कि 100 बच्चों को आपने गोद लिया है, तो किस तरह इनका पढ़ाई लिखाई का खर्च आप उठाएंगे? एक्चुअली मुझे कोई चीज़ को फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद उन चीज़ों से गुजरा हूँ। मैं जिस स्लम में रहता था वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो प्रतिभाशाली होते हैं, जिनके अंदर टैलेंट होता है, लेकिन सिर्फ उनके माँ बाप उनकी फ़ीस नहीं दे पाते हैं, या उनके बुक्स नहीं दे पाते हैं, या उनकी संगत गलत पड़ जाती है, या माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने की बजाय कुछ नौकरी या छोटा मोटा काम करना शुरू करें जिससे परिवार को मदद मिले। तो ये सब चीज़ें मुझ में, मेरे पे आप बीती है, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल में वड़ा पाव बेचता था। 10 मिनट पहले मेरे प्रिंसिपल मुझे छोड़ते थे, वहाँ वड़ा 2 साल मैंने वहाँ वड़ा पाव बेचा है। फिर मैंने होटलों में ग्लास वेटर का काम किया है, जूते बनाए हैं। आज जिस जगह आप बैठे हो उसी के नीचे मैंने भाजी पालक ये सारी चीज़ें बेची हैं, और इन सब चीज़ों से पैसे जमा करके मैंने पढ़ाई की है। तो मुझे सब पता है कि वहाँ रहने वाला बच्चा क्या झेल रहा है और उसे क्या प्रॉब्लम है। तो हमारा बेसिक, हम बहुत कुछ सब चीज़ों की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, हर माँ बाप अपने से पहले अपने बच्चों को खिलाना चाहता है। तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को खिलाएगा ज़रूर। हाँ, जो चीज़ हम कर सकते हैं वो है उसकी फ़ीस, उसकी किताब। हम तो अपने दक्ष नागरिक की तरफ से जो बच्चे ट्यूशन नहीं कर पाते हैं, जो फ़ीस नहीं दे पाते हैं, हम उनके लिए प्राइवेट ट्यूशन्स की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो अलग से भी थोड़ी शिक्षा ले सकें। तो सुनील कुमार जी हमसे चर्चा कर रहे हैं। भली बात ही जानते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में गरीब परिवार रहते हैं, नन्हे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, किन मुश्किलात का उन बच्चों को सामना करना पड़ता है। झुग्गी झोपड़ी से ही सुनील कुमार जी आए हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई कर उन्होंने मुंबई शहर में बड़ा मुकाम हासिल किया है। एडवोकेट हैं, दक्ष नागरिक संस्था फाउंडेशन के नाम से चला रहे हैं। संस्था के माध्यम से कई अहम काम ज़रूरतमंदों के लिए मदद करते हुए नज़र आते हैं मुंबई शहर में सुनील कुमार जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? एडवोकेट हैं, कई परिवार जब दुखी होते हैं तब एडवोकेट तक पहुंचते हैं, ज़मीनी कुछ विवाद होते हैं या फिर अनेक मुद्दे होते हैं, जिसके कारण एडवोकेट से मिलना लोग पसंद करते हैं और एडवोकेट सही राय देते हैं। तो क्या आपने एडवोकेट बन के ऐसा कोई करीब से केस देखा हो जो बहुत ही आपको दिल को छू गया हो? हाँ ज़रूर, क्योंकि मेरी 15 साल की प्रैक्टिस है, इसमें हमने देखा है बहुत सारे झोपड़पट्टियों में जहाँ पे सरकार के नियम बदल जाते हैं या बिल्डर आ जाते हैं, बिल्डर की नज़र में वो जगह आ जाती है, बिल्डर उस जगह को खाली कराना चाहता है। अब वो बेचारे गरीब लेबर क्लास के लोग वो वकीलों की फ़ीस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जो घर होता है वही उनका आशियाना होता है। अगर उससे वो निकल जाएंगे तो उनके पास दूसरा कोई जरिया नहीं होता। ऐसे बहुत सारी केस है। यही हमारे बगल में पिंपरी पाड़ा है जहाँ कम से कम 500 लोग रहते हैं। हमने उनकी भी मदद की है, हमने उनके भी केसेस को फ्री में लड़ा है। फिर बाबरेकर नगर था, वहाँ पे भी बिल्डर की बहुत ज़्यादती थी, जहाँ बिल्डर लोगों को रातों रात भगा दिया करता था। और इससे बहुत सारे जो भूमाफिया हैं वो लोग मिले होते हैं। उनका काम ही होता है कि गरीब लोग हट जाए और ये ज़मीन हमारे पास आ जाए और वो बिल्डिंग को बना के उसे करोड़ों में बेचते हैं। तो मैंने बीइंग ये प्रोफेशन में रहते हुए मैंने ऐसे बहुत मजबूर और लाचार लोगों को देखा है जो कोर्ट या वकील तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, और पहुंचते भी हैं तो वो ऐसे वकीलों के पास पहुंचते हैं जिनको उसका विशेष नॉलेज नहीं होता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, उनका जो भी लीगल प्रॉब्लम है उसको हम सुनेंगे, हम समझेंगे, सिर्फ ना उन्हें मदद करेंगे, उनको सही गाइड करेंगे, और उनका जो आर्थिक नुकसान होता है जो वकीलों के पीछे, कोर्ट के पीछे, और जो गुमराह होते हैं, उन सब चीज़ों में हम उनको सही तरीके से गाइडेंस देंगे। कहते हैं कि मुकाम हासिल करने के लिए किसी न किसी सरफरस्त का हाथ होता है और कामयाबी मिलती है। आप किसको ये मुकाम देते हैं? जो सारा श्रेय है वो मेरी मदर को जाता है, क्योंकि मेरी मदर काफ़ी ब्रेव टाइप की लड़ी थी। वो एकदम है, वो आती है, उनको मुझ इतना भरोसा था, आज भी है। मतलब
मैं सोच नहीं सकता हूँ कि उतना भरोसा तो हमको अपने बच्चों पे। वो एक कम पढ़ी लिखी महिला जो मेरे लिए 18-18 घंटा तक काम करती थी, जो लोगों के घरों में जाके ब्लाउज सिलना, उसको पहुंचाना, फिर वहाँ से डांट सुनना, फिर भी बाहर मुस्कुरा कोई नहीं बेटा तो टेंशन मत ले। अगर मैंने कोई चीज़, ये किताब चाहिए, वो किताब चाहिए, एक किस्सा याद आता है मुझे कि एक किताब चाहिए थी मुझे। वो एक गाइड होती है, गाइड जिसमें प्रश्नों के उत्तर होते हैं। वो चीज़ मेरे पास नहीं थी तो मुझे पढ़ना बहुत पड़ता था। तो एक दिन मैं बहुत परेशान था, मैंने अपनी माँ को बोला कि अगर वो गाइड रहती, वो 35 रुपये की आती थी तो मेरा काम बहुत इजी हो जाता। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मेरी माँ बुक सेंटर में गई और उन्होंने उस गाइड को मेरे लिए एक्चुअली वहाँ से चुराया और मुझे ला के दिया। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि जब मैं दूसरे दिन, जो मेरी माँ ब्लाउज सिलती थी, वो धागा लाने गया तो वो स्टोर वाले ने मुझे बोला कि बेटा तुम्हारी माँ यहाँ से कल किताब लेके गई, वो हमने देखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम पढ़ो क्योंकि तुम उस लायक हो। तो ये सारा श्रेय मुझे तो पता है, मुझे तो लगता है कि अगर मेरी माँ मेरे साथ नहीं रही होती, उनके सपने मेरे साथ नहीं रहे होते, उनका विश्वास मेरे साथ नहीं रहा होता, तो शायद आज मैं नहीं होता और ये तरक्की मुझे नहीं। मुझे एक किस्सा और याद आता है कि जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, बीएमसी में मेरी माँ गई। वो अपनी साड़ी में, उनके 10 डोर हुआ करते थे, 10 जगह से वो फटी रहती थी और 10 जगह से वो सिली रहती थी। तो जब वो स्कूल गई 3रे स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पे फ्री में बुक्स मिलती थी हम लोग को। तो मुझे बुक्स नहीं मिली तो वो बोली अरे हमारे बेटे को आपने बुक्स नहीं दिया। तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने बोला तुम्हारे बेटे को बुक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फेल हो गया है और अब उसको 3री में ही पढ़ना है। इस बात पे मेरी माँ बहुत रोने लगी। मैं तो नहीं समझ पाया कि क्या है। उसके बाद बहुत हाथ, यहाँ तक कि मैंने अपनी माँ को उस टीचर के पैरों को पकड़ते हुए देखा है। मुझे बहुत दुख हुआ। बाद में उस टीचर ने मेरे रिजल्ट को निकाला और उसको, जो मैं फेल हुआ था, कट किया और मुझे प्रमोट किया 4th स्टैंडर्ड में। एक वो दिन था जब मैं बाहर निकला तो मेरी माँ ने, तो फिर भी देखिए मेरी माँ का विश्वास कि उसने मुझे बताया नहीं कि तू फेल हो गया। उसने बोला नहीं बेटा तू पास हो गया है, बुक कम थी इसलिए तुझे नहीं दे रहे थे। इतना बढ़िया जस्टिफिकेशन दिया। लेकिन मेरे दोस्त ने बताया कि नहीं भाई तू फेल हो गया था इसलिए तुझे अगले क्लास में नहीं लिया जा रहा था। वो जो मेरी माँ की जो बेइज्जती हुई, उसका जो जिद था मेरे अंदर, वो 4थी क्लास से, यानी जब मैं 9 साल का था तब से मेरे जहन में बैठा। और वो एक 3rd स्टैंडर्ड में जो लड़का फेल हो गया था, जिसको बुक नहीं मिल रही थी, वही लड़का 4th स्टैंडर्ड में फर्स्ट आया। और सिर्फ 4th स्टैंडर्ड में नहीं, फिर जब तक मैं पढ़ा तब तक फर्स्ट आया मैं। फिर लाइफ में कभी सेकंड आया नहीं। वो मेरी माँ को मेरी तरफ से एक पहला कमिटमेंट था कि अगर तुमने विश्वास किया है तो विश्वास उसी तरह से चलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हीं की हिम्मत का देन है और उन्हीं की लगन, उन्हीं की आस्था का देन है। उनको कोई कुछ भी मेरे बारे में बोले वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे लाइफ में जो भी मैंने मेहनत की, जो भी की, उनको ही देख देख के किया है सब मैंने। उनको ही खुश करने के लिए कि ये करूँगा तो मेरी माँ को अच्छा लगेगा। मैं इवन जब होटल में ग्लास मांजता था और मुझे 20 रुपया पर डे मिलते थे और महीने के जब 600 रुपये मिलते थे, तो मैं गोरेगांव वेस्ट से पैदल दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आना चाहता था, क्योंकि मैं वो 600 रुपया पहले उनके हाथ में रखना चाहता था, क्योंकि उनकी खुशी मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती थी। सर, चलते चलते जो लोग आपको चाहते हैं, जो लोग आपकी बातों पर अमल करते हैं, ऐसे लोगों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो उस तख्ते को रिप्रेजेंट करता हूँ जिसमें भारत की आधी आबादी रहती है। तो मैं तो उन्हीं से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर आशा है और आपके अंदर लगन है, तो आप भले झोपड़े में रहते हैं, आप भले ज़रूरी चीज़ों से वंचित हैं, भले आपकी इच्छाएं अभी रुकी हुई हैं। मैं खुद एक ऐसा आदमी हूँ जो 7वीं तक स्कूल गया हूँ बिना स्लीपर के, बिना चप्पल के। मेरे पैर ही इतने मजबूत हो गए थे कि पत्थर कांटे ये सब लगते ही नहीं थे। आज आदमी को अगर बोलो 2 मिनट पैदल बिना चप्पल के चलने के लिए तो तकलीफ़ होती है। मैं खुद 7वीं तक बिना चप्पल के जाता था। तो मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अपने अंदर के विश्वास को जगाइए, कमियों पे ध्यान मत रखिए। उन कमियों में आप कर क्या सकते हैं उस पर ध्यान रखिए। अगर आपने मन में ठान लिया तो आप बिना किसी इंफ्रा के, ये बोलना गलत होगा कि उसका पिताजी बड़े थे, उसके पास पैसे बहुत थे, या उसने ट्यूशन लिया, उसने कोचिंग लिया, ये सब चीज़ें ठीक है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन इन सब के बिना भी सक्सेस तक पहुंचा जा सकता है।
सक्सेस किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। सक्सेस को अगर लेना है तो सिर्फ आपके अंदर एक लगन, एक विश्वास और एक आस्था होना चाहिए। तो हमसे चर्चा कर रहे थे एडवोकेट सुनील कुमार जी, दक्ष नागरिक फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। भली भांति जानते हैं जो गौर गरीब परिवार मुंबई शहर में झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोरोना काल में उन्होंने ज़रूरतमंदों को बड़ी अहम मदद की थी, जो गरीब परिवार मुश्किलात का सामना कर रहे थे। तो खास मुलाकात में, खास चर्चा में आज इतना ही। फिर किसी शख्सियत के साथ किसी अन्य मुद्दे पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।